मैं यहां पे किरण जी को लाना चाहूंगा। किरण जी, जब आपके साथ आपको पढ़ने का मौका मिला, पशु बातों पे आऊंगा, लेकिन यहां पे मैं एक चीज लाना चाहता हूं। जब आपने देखा कि हमारे बीच का पढ़ा हुआ एक साथी आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, जिसका कर्नाटका से इतना लगाव है, कर्नाटका से में पढ़ाई लिखाई की कर्नाटका ने शेप किया है, चाहे मैसूर हो, चाहे बैंगलोर हो, आईटी कॉरिडोर हो, सिलिकॉन वैली की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, वेल्थ क्रिएशन की बात हो, यूनिकॉर्न्स की बात हो, तो आपने कभी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी बात कही हो जो आपको लगा हो कि हां मैंने कही और झट मान ली गई और तुरंत उससे प्रदेश का लाभ हो गया, या कोई ऐसी बात थी जो इनिशिएटिव ले लिया गया? आप स्पेसिफिक ना बताना चाहे तो आप जैसे बताना चाहे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत सारी बातें आपके बीच की होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक्य जो आपने कर्नाटक में सीखा था, जो आपने कर्नाटक में देखा था, किया था, वो कर्नाटक का जो एक इम्प्रिंट है आपके ऊपर, माननीय शेखलेश जी के ऊपर, उसका आपने कोई कनेक्शन बनाया हो, कोई अभी ऐसा एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा हो तो जरूर बताइए हमें। Good afternoon. Thank you, Abhishek ji. Welcome. पहले I would like to welcome Akhilesh ji back to Karnataka. तब we were talking of youth. Today I would like to talk about his youth. क्योंकि तब जब in these days wherever you go, everybody knows you. तब आप कॉलेज में थे, हम किसी को भी पता नहीं था कि आप नेताजी का बेटे हैं. We had no clue कि आप इतना डिफेंस मिनिस्टर का बेटा. तो आपको पता नहीं था कि आप नेताजी के बेटे हैं? किसी को नहीं पता था? किसी को. क्या बात है. देखिए, आज एक चीज समझ में आई जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी. हम सिर्फ दोस्त थे. As friends we were living. We had no clue. Comes to college in one auto, sits there and figures ऑटो में out. आते क्या बात है. तो मेरा क्वेश्चन होगा, आप इतना जगह आप पढ़े लिखे हो, how was your Karnataka experience? आज हम कर्नाटक में हैं, so how was your Karnataka experience as studying? Because now you come as everybody knows you, but those days nobody knew you. So how was the two different experiences? ये सच है कि जब मैं कर्नाटक और मैसूर में पढ़ने आया तो मेरे बारे में और मेरे किस बैकग्राउंड से मैं आया हूं कोई नहीं जानता था. और शायद उसी की वजह से किरण हेगड़े या उन जैसे बहुत सारे साथी मेरे मित्र बने, मेरे साथ पढ़ा. और शायद अगर मैं उसी रुतबे में आता तो शायद किरण हेगड़े जैसे मित्र या और मेरे साथी जो बैठे हैं वो शायद मित्र, सच्चे मित्र नहीं बनते. क्या बात. दोस्ती में नाम होता नहीं है. और एक आम जो स्टूडेंट होता है, जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी परेशानी है, वो मैंने सब फेस की हैं. और शायद मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने फादर को कि जब उन्होंने कॉलेज भेजा, उन्होंने कहा कि किसी को बताना नहीं तुम किनके बेटे हो. हालांकि दो बातें उन्होंने मुझसे कही थी. एक तो बात यह कि परिचय मत देना अपना कि मैं कौन हूं, तो तुम सीखोगे, समझोगे और अपने आप मुश्किलों का सामना करोगे. और उसका परिणाम यह हुआ कि मैसूर जगह पर आकर के, जहां बिल्कुल नॉर्थ से खाना अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, उठना बैठना अलग है, भाषा अलग है, उसके बाद भी मैं ऐसे साथियों से मिला और मैं मुश्किलों का सामना करते हुए इंजीनियरिंग पास की. मैंने पढ़ाई का अनुभव, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैसूर से सीखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखा. शायद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ा होता तो मैं शायद स्टार्टअप भी नहीं समझ पाता. कर्नाटका ने बहुत कुछ दिया, मुझे ही बनाया इनफैक्ट. क्या बात कि जो आज भी अगर मैं लिखता हूं, जब मैं अपना नॉमिनेशन के पेपर्स भरता हूं तो कहां से डिग्री हासिल की है वो मुझे लिखना पड़ता है, तो मुझे वही कर्नाटक फिर याद आता है कि हाँ ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में है. दूसरी बात जो मेरे फादर ने कहा था वो किसी कारण में नहीं कर पाया. उन्होंने कहा था कि भाषा जरूर सीखना, कन्नड़ जरूर सीख करके आना. तो वो शायद मैं नहीं कर पाया. तो क्या आपको कभी कभी लगता है कि अगर सीख लिया होता तो और अच्छा रहता? अगर मैं यहां पर भी अगर मैं कन्नड़ सीख लिया होता तो उसका
मुझे पर्सनल लाभ तो मिलता ही मिलता, लेकिन प्रोफेशनली भी मुझे वही- बड़ा लाभ मिलता। वही मेरा मतलब था कि यहाँ भी एक भाषा, लोकल भाषा में भी अपना वो हो जाता। बिल्कुल। चल। एक चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, जब आप पढ़ने आए कर्नाटका, उस समय उत्तर प्रदेश से बहुत बच्चे पढ़ने आते थे। हम सब ने नाम सुनकर के, हम भी स्कूल में थे उस जमाने में बड़े हुए, उन कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूशंस के लोग इज्जत से नाम लेते थे। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 400-500 कॉलेजेस होंगे इंजीनियरिंग के। तो शायद आज बच्चे तो उतने पढ़ने यहां कर्नाटका नहीं आ रहे हैं, वहां कर ले रहे हैं, लेकिन आज भी वो बच्चे नौकरी करने के लिए कर्नाटका आ रहे हैं। जॉब्स और प्रोफेशनली यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जी। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सरकार बनाने जा रहा था तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिले थे जो बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में जॉब्स कर रहे थे, और उनकी यही कोशिश होती थी, वो कहते थे मुझसे कि बेंगलोर में अगर ऐसा है तो आपके लखनऊ में क्यों नहीं है। तो जैसा कि अभी जो हमारे साथ आलोक रंजन जी रहे, उन्होंने बताया कि एचसीएल सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने अगर कोई आया था तो वो शिवनाडे जी आए थे, और उसका परिणाम ये हुआ, जब पहले बैच को मैंने ज्वाइनिंग कराया और जो पहला बैच ज्वाइन हुआ वहां पर एचसीएल में, तो बड़ी संख्या में बच्चे चेन्नई के थे, बड़ी संख्या में बच्चे बेंगलोर के थे और हैदराबाद के भी बच्चे थे। लेकिन अभी वो इकोसिस्टम, वो माहौल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में नहीं बना है जो आज बेंगलोर में है या अन्य सिटीज में है। हमारी कोशिश होगी कि जब कभी हम लोगों को मौका मिले तो जो विजन इंडिया को लेकर के हम लोग चले हैं, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बने कि को मैंने ज्वाइनिंग कराया और जो पहला बैच ज्वाइन हुआ वहां पर एचसीएल में, तो बड़ी संख्या में बच्चे चेन्नई के थे, बड़ी संख्या में बच्चे बेंगलोर के थे और हैदराबाद के भी बच्चे थे। लेकिन अभी वो इकोसिस्टम, वो माहौल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में नहीं बना है जो आज बेंगलोर में है या अन्य सिटीज में है। हमारी कोशिश होगी कि जब कभी हम लोगों को मौका मिले तो जो विजन इंडिया को लेकर के हम लोग चले हैं, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बने कि वहां के बच्चों को वहां भी जॉब मिले। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेंगलोर के बच्चों को मैं ले जाऊंगा, लेकिन वहां के बच्चों को जरूर जॉब मिले। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? अगर आपको आज कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी हो कि ये हमें करना चाहिए जिससे कि जो बच्चे आज भी यहां आते रहें, बैंगलोर भी, कर्नाटका भी एक तरीके से आपका घर है, आपने कहा मुझको जो दिया बैंगलोर ने दिया, कर्नाटका ने दिया, तो हम, लेकिन कुछ बच्चों को वहां पर नौकरियां मिल जाएं, एक इकोसिस्टम की भी आपने बात कही, उस इकोसिस्टम के क्या हिस्से होंगे जिसपे आपने कहा अगर मौका मिला तो हम लोग काम करेंगे? वो क्या है, वो विजन क्या है आपका, वो जिसपे आप काम करना चाहते हैं? सबसे बेसिक चीज है कि अगर हम पॉलिसी के तहत और सरकार फोकस्ड हो, और मैं समझता हूं आलोक रंजन जी इस बात को सहमत होंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने पहले काम किया था गवर्नमेंट में, उससे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट लाने वाली कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो आई। आपको कोई ऐसी घटना याद आती है जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी आई और वो कहीं जाना चाह रही हो, किसी और, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी और प्रदेश जाना चाहती थी या किसी और देश जाना चाहते थे, और आपने उसके लिए कुछ ऐसा इंसेंटिव किया, कुछ ऐसा ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्ट किया, कुछ ऐसे अपने पॉलिसी बनाई या कलीग्स को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इसमें यह बदलाव कर दो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हित में है, इसलिए इनको किसी तरीके से रोको, इनको मनाओ कि ये उत्तर प्रदेश रहे? मैं थोड़ा बोलूंगा, उसके बाद आलोक जी बेहतर बताएंगे जी। कि जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट थी उस समय, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हम लोग लाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़े पैमाने पर जो मोबाइल असेंबल करने वाली जितनी भी कंपनियां थी, वो सब यूपी में आई सबसे पहले। और बाकी चीफ सेक्रेटरी आप थे, हमारी आपकी बहुत सारी बातें होती थी उन कंपनियों के, कई बार वो लोग आए, नेगोशिएशन किया हमसे और आपसे। तो लास्ट में मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या ऑफर करूं कि आप किसी और स्टेट में नहीं जाएंगे, आप यूपी में ही आएंगे, जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन यूपी में रहिए। जो सर ने बताया, सैमसंग का तो केस मैंने आपको भी सामने रखा ही था कि पूरा जो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सैमसंग का इसी वजह से आया कि सर ने उनको अक्रॉस द टेबल जो उन्होंने मांगा वो दिया, एंड तुरंत दिया, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसके साथ जो आपने जो बात रखी,
इलेक्ट्रॉनिक हब्स की भी, पूरे ग्रेटर नोएडा और इलेक्ट्रॉनिक के हब्स जो हैं वो डेवलप हो गए, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग केम आउट देयर। एजुकेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने भी रखा ना, कि व्हाई शुड पीपल नॉट कम टू कर्नाटक टू हैव गुड एजुकेशनल क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस इन यूपी। तो मुझको उसका एक केस याद है, जो बेनेट कोलमैन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ आई, BU। तो वो जो उनके विनीत जैन साहब थे, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, ही वाज सेइंग कि हम इस यूनिवर्सिटी को कहीं और ले जा रहे हैं, इनटू सम अदर स्टेट। तो सर ने बुला के उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू गोइंग देयर, वी विल गिव यू लैंड इन यूपी, यहाँ आइए। तो कहने लगे हमें, उनको जैसे परसेप्शन होता है कि यूपी में हमें क्लियरेंसेस वगैरह मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। आई रिमेंबर सर कॉल्ड मी एट दैट टाइम, एंड उन्हीं के सामने कहा कि आई वांट इन 45 डेज all clearances should be given to Bennett Coleman University and they should set up there। और उससे जल्दी ही हम लोगों ने करके कर दिया, यूनिवर्सिटी आ गई, पूरी 10,000 बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं इन Bennett Coleman University। That was the kind of ecosystem which got created, कि लोग आए जिन्होंने बात रखी एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला, एंड क्लियरेंसेस में कोई देर नहीं होती थी कहीं पर भी, और कहीं पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ कोई करप्शन की बात है या कोई इलीगल डिमांड की बात है, कहीं नहीं। आई विल कोट द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यूलेट पैकर्ड ने लैपटॉप दिया, सर की विजनरी स्कीम थी कि लैपटॉप दिया जाए जो क्लास 12 पास के बच्चे हैं, बिकॉज देन दे विल डेवलप नॉलेज अबाउट आईटी। मैं आऊंगा लैपटॉप पे, मेरे कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं एक ही बता दूं बस, आई जस्ट टेल यू। तो वो जो 18 लाख से 20 लाख लैपटॉप आए, एंड हर हमारी इन्वेस्टमेंट मीट में एचपी के जो मेन लोग थे वो स्टेज से खड़े होकर कहते थे, यू नेवर हैड दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एनीवेयर इन द कंट्री दैट वी हैव हैड इन उत्तर प्रदेश। और बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमको लैपटॉप का ऑर्डर मिला और हम सप्लाई कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वो लैपटॉप सब जगह पहुंचा। और सर ही आपको बताएंगे बेहतर कि वो सर को लोगों ने बताया कि उस लैपटॉप से पढ़ पढ़ के लोग जो है यूएस चले गए हैं और यूएस में काम और पढ़ाई कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लैपटॉप पे मैं पूछना चाह रहा था आपसे, मुझे याद है पहले एक ऐसी छवि थी कि हम लोग कंप्यूटर्स के, समाजवादी पार्टी के उसमें प्रेरोगेटिव में कंप्यूटर्स की बात हो, आईटी की बात हो, उसने शायद उस लेवल तक नहीं समझते हैं जिस लेवल तक दुनिया पहुंच रही है। लेकिन जब आपने घोषणा की, और ये सरकार बनने से पहले की घोषणा थी आपकी, उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? ये आइडिया कहां से आया कि भाई हम लैपटॉप, दुनिया में इससे पहले किसी ने आज तक ये काम नहीं किया था। आपको एमआईटी का वो एक्सपीरियंस याद होगा जहां उन्होंने 1 लैपटॉप पर चाइल्ड की बात की थी और वो फेल हो गया था। दुनिया के उस लेवल पे जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंटेल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एचपी हो, बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर के वो प्रोजेक्ट चलाया था। एमआईटी ने प्रोजेक्ट लीड किया था और उसके बाद वो बहुत बड़ा फेलियर था जहां वो 1 लैपटॉप पर चाइल्ड बांटना चाहते थे। उसके बावजूद आपने वो हिम्मत की, आपने वो जज्बा दिखाया, आपका वो कन्विक्शन था अपने विजन में कि हम लैपटॉप बांटेंगे। तो कहां से आया वो विजन? पहली चीज आपने सोचा कैसे? दूसरा, वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो है उसका सोर्स क्या है? आपको याद होगा जी कि दुनिया के कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, वो डिजिटल डिवाइड पे काम कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और जो मुझे मौका मिला, क्योंकि भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा भेदभाव है, गैर बराबरियां हैं, इसी जब हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो वो दूरी कैसे कम हो। तो उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ के बच्चों को भी लैपटॉप मिलेगा तो कुछ हद तक हम जो यूपी में डिजिटल डिवाइड दिखेगा वो कम कर पाएंगे। और इसलिए उस समय एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इसलिए भी शुरू की, क्योंकि टेक्नोलॉजी और लैपटॉप लैंग्वेज को नहीं समझती। लैंग्वेज कोई बार नहीं है उसके लिए, लैंग्वेज नहीं रोक सकती टेक्नोलॉजी को। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके रिजल्ट बड़े अलग थे, बहुत डिफरेंट थे। मैं अभी भी कई बार जाता हूं, 10 साल पहले जो लैपटॉप दिया था वो आज भी बच्चे बताते हैं कि इसी लैपटॉप से हमने इतनी पढ़ाई की और आज मैं नौकरी कर रहा हूं, और या मैंने इस लैपटॉप को इस तरीके से इस्तेमाल किया है। और जो जैसा कि आलोक रंजन जी ने कहा कि जो एचपी कंपनी के लोग आए और वो खुद देखने यूपी आए कि आखिरकार यूपी ने प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन इतना कैसे किया कि एक भी लैपटॉप ये नहीं कह सकते थे कि किसी गलत बच्चे के हाथ में गया है। जिसने भी 12th पास किया था उस बच्चे के हाथ में लैपटॉप था, वो पूरा डेटा हम लोग एकदम ऑर्गेनाइज करके रखे हुए थे। तो ये उनके लिए भी एक बड़ी बात थी कि दुनिया में जहां इतना लैपटॉप जा रहा है लेकिन एक प्रदेश ने इतना बांट के दिखा दिया, और उसके परिणाम बहुत सारे हैं। प्रोफेशनली भी बच्चे काम कर रहे हैं और अपना कैरियर बना रहे हैं। कई बच्चे जो हार्वर्ड में गए उस
और उन्होंने धन्यवाद दिया हम लोगों को कि आपके लैपटॉप की वजह से हमने न केवल यहाँ ग्रेजुएशन की बल्कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूँ। आज भी उसी लैपटॉप से मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे याद है एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कुछ बच्चे आए थे, आपने इनवाइट किया था उनको। एक स्टार्टअप स्टोरी भी बहुत बड़ी है उसमें से जो निकल करके आई, हार्वर्ड के बच्चे आए, और एक ब्यूरोक्रेसी का भी एक बच्चा निकला था जिसने कहा कि मैंने आईएएस के इम्तिहान के लिए, प्रिलिमिनरी के इम्तिहान के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, चीफ साहब को याद होगा, उसकी तैयारी उसके माध्यम से की। तो आज जब आप उन बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे आपको मिलते होंगे, आप रोज ही ट्रैवल करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वो सबसे ज्यादा जब वो चीजें बताते हैं आपको, तो आपके मन में क्या भाव आता है कि अब की मौका मिला तो मैं ये और करूंगा, ये करना चाहता हूं, इनको ये मौका और मिल जाए मुझको तो मैं इनको ये भी दे दूं। वो चीज वो क्या है? आपको ऐसी चीज अभी है या? लगता तो यही है क्योंकि सबसे बड़ी देश के आगे जो युवा चाहता है कि एक तो पढ़ाई अच्छी मिल जाए उसको, और फिर पढ़ने के बाद उसको नौकरी मिल जाए। हालांकि नौकरियां कैसे मिलेंगी, रोजगार कैसे मिलेगा, इधर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं डिलीवरी वाले सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। वो सम्मानजनक नौकरी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ स्टार्टअप को लेकर के आए हैं, और जब सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो स्टार्टअप ही है जो सॉल्यूशन देगा हमें। स्टार्टअप ही सॉल्यूशन देगा। तो हमें उम्मीद है कि जो यूथ है उसको जॉब्स चाहिए, नौकरी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी है जहां हम 140 करोड़ लोग होंगे, 140 करोड़ देश में, तो यूपी जब सबसे बड़ा स्टेट है तो काम भी सबसे ज्यादा यूपी को ही चाहिए, करना पड़ेगा। नौकरी भी यूपी को चाहिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात। नौकरियों की जब हम बात करें तो आजकल लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक जो एआई का रिवोल्यूशन चल रहा है, उससे लोगों के दिल में बहुत सवाल हैं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियों पे दिक्कत आ जाएगी। अभी आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की, तो मेरे दो सवाल हैं इसमें। पहला तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी पे आपने कहा डिलीवरी बॉयज वाला सिस्टम है कि उनको हम किस तरह और सम्मान से ज्यादा जोड़ सकें, उनके वर्क को डिग्निटी दे सकें, किस तरह उनके वर्क को इंश्योरेंस और अश्योरेंस दे सकें, उसमें इसी तरीके के और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कोई ऐसी चीज आपके मन में हो जो हम स्टार्टअप की फील्ड में प्रमोट कर सकें, या आपको लगता हो कि उत्तर प्रदेश में आपने कहा बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी उतने ही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा है, आप कहां अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, किन सेक्टर्स में देखते हैं? एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें यूपी में बहुत काम हो सकता है, और एआई और स्टार्टअप दोनों मिलकर बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है हमारा जी, कि अगर हम एग्रीरियन इकोनॉमी पे बात करें और उसके सॉल्यूशंस ढूंढें तो हमें बहुत मौका मिल सकता है। जी, आज भी 60 से 70% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की लगभग किसानी से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, और न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि पूरा उनका जीवन उसी से चल रहा है। तो अगर हम स्टार्टअप्स उस एग्रीरियन इकोनॉमी में सोचें तो मंडी का है, मार्केटिंग है, डिलीवरी है उनको टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ हासिल दे सकते हैं जानकारी, जिससे वो मार्केट से जुड़ सकें, मार्केट की डिमांड क्या है। तो बहुत से सॉल्यूशंस अगर कोशिश करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें बड़े पैमाने पर जरूरत है। मुझे याद है आप एज चीफ मिनिस्टर आपने दुनिया की जो सबसे बड़ी मंडियां हैं, ऑर्गेनाइज मंडियां हैं, चाहे पेरिस में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे नॉर्वे में हो, न्यूयॉर्क में हो, वहां आपने टीम भेजी थी ऑफिसर्स को स्टडी करने के लिए। मुझे तो उसका ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे वो चर्चा याद है आपके साथ कि वैसी मंडियां हमें बनाने की जरूरत है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो लॉजिस्टिक्स, वो कोल्ड चेन, वो वेयर हाउसिंग, उस पर बनाने की जरूरत है। तो उस पर मैं चाहूंगा पहले एक बार चीफ सेक्रेटरी साहब, एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा बोल दें, उसके बाद आपसे चाहूंगा कि आप उसका जो विजन था उसको इनकैप्सुलेट कर दें। सर नहीं, वो सर ने कई डायरेक्शंस थे कि आप जाके पेरिस में और बाकी और कंट्रीज में भी, मेनली पेरिस वाली जो मंडी है उसको कहा था, पूरी टीम भेजी गई और उन्होंने जाके स्टडी किया कि जिस तरीके वहां सुबह 4 बजे से मंडी का काम शुरू हो जाता था, एंड हाउ एवरीथिंग वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डन। तो उसको स्टडी करके आइए एंड रेप्लिकेट दैट ये हमारे यहाँ की जो मंडीज होंगी, और फिर जब बड़े मैसिव स्केल पे मंडीज बनी पूरे बुंदेलखंड में, पूरे और उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह जहां जहां जरूरत थी वहां मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो उसका यही आइडिया था कि उसको उसी के लाइंस पे डेवलप किया जाए कि अगेन इट शुड बी ऑफ दैट क्लास।
मुझे याद है अपना मार्केट के अपना बाजार जो आपने बनाया, लखनऊ में बनाया, आगरा में बनाया, नोएडा में बनाया, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर्स थे उस जमाने में। आप इससे माध्यम से हम एग्रीकल्चर की क्या चीजें सुधारना चाहते थे सर? आपके मन में क्या है? कई स्टार्टअप है जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। जी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, हाँ आप प्रोसेसिंग है, जी, आपके मार्केटिंग एक्सेस है, हाँ, मंडी वाला काम, मंडी का काम है जिसमें मंडी मॉडर्नाइज हो जाए, हाँ, और- डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का आपने काम किया था उस समय। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो उसमें काम हो, जी। तो शायद मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर और बेहतर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप स्टार्टअप की बात सोचें आज की तारीख में, तो हम क्योंकि स्टार्टअप के समिट कर रहे हैं, एक विजन की बात कर रहे हैं देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन से, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हम अगर 3 हिस्सों में इस पूरे चीज को डिवाइड करें, प्लानिंग की बात अगर हम करें तो किस लेवल पे प्लान करना चाहिए? हमें प्लान करना हो तो आज स्टार्टअप में क्या प्लान एग्रीकल्चर में करेंगे, हम किस तरह उसको डेवलप करेंगे, और ग्रोथ के लिए, असेंट के लिए उसको हम, जो हमारा पीडीए का विजन है, ये प्लान डेवलप असेंट का विजन इंडिया का, इसको हम किस तरह प्रमोट करेंगे सर? आपको प्लानिंग में क्या चीजें, हमें इनपुट में क्या जाना चाहिए स्टार्टअप में? या चीफ साहब, हाँ, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब। एग्रीकल्चर के विजन में तो बड़ा क्लियर है, वो सर ने उस समय भी आर्टिकुलेट किया था अपना वही विजन, कि जी। पहली बात तो ये है हमारे बड़ी स्मॉल होल्डिंग्स है एग्रीकल्चर में। प्लान क्या करेंगे तो आप? उसमें हमको ये प्लान करना है कि स्मॉल होल्डिंग को देखते हुए कैसे इनका एग्रीगेशन किया जाए, Right. आइदर थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव्स के माध्यम से उनको बढ़ावा देकर उनको एग्रीगेट किया जाए, सो दैट वो मार्केट में खड़ी हो सके। दूसरा ये है कि उनको Develop कैसे करें? टेक्नोलॉजी जो है वहां तक उनको फील्ड ऑफ द फार्मर तक पहुंचाई जाए, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से और जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनको यही सर के उस समय इंस्ट्रक्शन था कि इनकी टीम्स को ले जाके फार्मर को डेमोन्स्ट्रेशन कराइए, दिखाइए कि फार्मर सीखे कि नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आ सकती है जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी जो है वो एनहेंस हो बढ़े। और तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की उसको वैल्यू मिल सके, अपने प्रोड्यूस की प्राइस मिल सके सही, तो दैट इज द मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज पूरा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा लॉजिस्टिक का Warehousing, इस सब cold पे chain। पूरा फोकस करना पड़ेगा, तभी होगा एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो पाएगा। और एरिया वाइज सर ने कर दिया था, क्योंकि यूपी इज अ बिग स्टेट, जैसे बुंदेलखंड है वहां हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप था, तो सर ने स्पेशल स्कीम हॉर्टिकल्चर की लॉन्च की थी कि वी गिविंग सब्सिडी टू द फार्मर टू डेवलप सिट्रस फ्रूट्स की पूरी एक बेल्ट पूरी डेवलप हो गई थी, और ऑयल सीड्स वगैरह भी वहां प्रोडक्शन हो सकता था। तिल का मिशन लॉन्च किया था, बजट में तिल का आपने मिशन पैसा दिया लॉन्च- था, मुझको लॉन्च लॉन्च किया, किया हाउस में yes। था, में जब बजट अप्रूव हुआ था कि तिल का मिशन उसमें बुंदेलखंड के लिए लॉन्च किया था। आज हम लोग दिन में मेंटरिंग की बात कर रहे थे सर, एक पैनल हमारे 7 पैनलिस्ट थे बड़े डिस्टिंग्विश्ड, वो मेंटरिंग के रोल की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उस समय आपने कई मेंटर्स जोड़ने की कोशिश की, और इंटरनेशनल लेवल के मेंटर्स, अलग अलग देशों के जो लोग आए अब बात करने के लिए, उनको आपने लगाया था कि मेंटर करो हमारी इंडस्ट्री को, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग अच्छा काम कर सकें। आपको कोई 2-3 वाक्य याद हो, कोई एक वाक्य याद आता हो जिसमें आपने वो जोड़ने का जो काम किया, बिल्डिंग ब्रिजेस का जो लीडरशिप और विजन प्रोवाइड करने का जो काम था, आपको याद है सर? कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने रन किए थे उस समय, और उसका एक नेदरलैंड से आपने टाई अप कराया था, नेदरलैंड्स की टीम आई थी। नीदरलैंड की टीम ने बहुत काम किया था, और आप खुद गए भी थे उसको देखने के लिए। हम लोग वहां गए थे, उनके एक्सपर्ट्स, उनकी टीम मिलने के लिए। लखनऊ में आई, यूपी में बहुत जगह उन्होंने काम किया। साथ ही साथ इजराइल गवर्नमेंट के साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट सेंटर ऑफ किया एक्सीलेंस था, क्रिएट किया गया। जहां पर फार्मर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्लस उनको कैसे और ट्रेन करें, उसको लेकर के बहुत ज्यादा हम लोगों ने काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के लोग उस सेंटर से जुड़ने के बाद उनका जो वैल्यू एडिशन था और जो मार्केट तक ले जाने का तरीका था वो बदल गया था। इसमें मुझे याद आता है एक चीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो हमेशा आप जब कभी ले दो तो आपका चेहरा खिल जाता है सुन करके, वो है कन्नौज। कन्नौज के लिए आपने फ्लावर्स में, स्किल डेवलपमेंट में, मुझे याद है आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया था उस समय, वो भी एक अपने आप में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को जो वहां बिजनेस कर रहे थे उनको असेंट से जोड़ने के लिए, डेवलप से जोड़ने के लिए, कि वहां पे उन इंस्टीट्यूशंस के साथ जो दुनिया के लेवल पे परफ्यूम्स बनाते हैं, चाहे लुई विटॉन का हो, चाहे अर्मिस का हो, चाहे शनेल का जो फ्लोरल गार्डन्स हैं, उनसे आपने जोड़ने के लिए कन्नौज को किया था। कुछ उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। धन्यवाद मैं अभिषेक जी, क्योंकि मुझे याद दिलाया आपने बहुत पुरानी बात। जी, मुझे याद है कि कन्नौज के लोग जो एसेंस बनाते हैं वो दुनिया की मार्केट में लेकर के जाते थे,
और कन्नौज का जो एसेंस बनता है वो बेसिकली वो सीधे सऊदी अरेबिया और यूएई इस तरह बहुत उनका बिजनेस था, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको केवल एसेंस देते थे वो। जब मैं ग्रासे गया और ग्रासे में जब बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच बैठ करके बातचीत हुई तो वहां तय यही हुआ कि एक परफ्यूमरी पार्क क्रिएट किया जाए, और शायद उसके लिए सबसे बेटर जगह कोई थी तो वो कन्नौज थी, क्योंकि कन्नौज वो जगह है जहां पर सदियों से अपने आप वहां पर उसको किया जाता है, इत्र का काम किया जाता है, परफ्यूमरी का पहले से ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो एक हम लोगों ने परफ्यूमरी पार्क क्रिएट किया था, उसको टाई अप हम लोग कर रहे थे ग्रासे से, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो सीमेंस या उनकी जो इंट्रोड्यूस कर सकते थे वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मार्केटिंग के लिए उनके लिए सपोर्ट दे रहे थे। एफएफडीसी था, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ उनको जोड़ करके कि कैसे बेटर और किया जा सकता है उस दिशा में काम कर रहे थे वो, क्योंकि काम और हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। वो परफ्यूमरी का ऐसा सेक्टर है, हर व्यक्ति हर इंसान कुछ न कुछ सुगंध या परफ्यूम पसंद करता है, और उसका दुनिया का अगर हम मार्केट देखें तो बहुत बड़ा है। और हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा मौसम है हमारे पास लैंड है हमारे पास, और ऐसी जमीन है जहां पर जो कल्टीवेशन होगा फ्लावर्स का उसका एसेंस काफी महंगा था। तो आपको याद होगा एक चीज और, उस समय हम लोग आज सुबह के स्किल सेशन में स्किल का रोल बहुत निकल करके आया, हमारे पैनलिस्ट ने बहुत हाईलाइट किया। उस जमाने में आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ था ये काम, कि जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके की लोगों को जोड़ करके इकट्ठा करके और ग्रास भेजना, फ्रांस में ग्रासे भेज करके उनकी स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जिसकी फंडिंग की थी, लेकिन वो काम आज रुक गया है। तो ऐसे परफ्यूमरी तो सेक्टर है ही है, क्या ऐसा और भी कोई सेक्टर आपको लगता है उत्तर प्रदेश में है जिसमें स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए अगर तो बहुत बड़ा काम हो जाए? ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब बेहतर बता सकते हैं। पूरा हैंडीक्राफ्ट का जो फील्ड है, उत्तर प्रदेश इज सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जितने जगह जगह होते हैं। सर के टाइम में सर ने ये कोशिश की थी कि सभी उन हैंडीक्राफ्ट, उन आर्टिजन जो बनाते हैं उसको ब्रांडेड उनसे कंपनी से जोड़ा जाए। एंड मेनी पीपल फ्रॉम ब्रांडेड कंपनीज लखनऊ आए, उन्होंने विजिट किया, देखा, उन्होंने अपनी डिजाइन बताई लोगों को, अपना गाइडेंस दी, और इन लोगों ने बनाना शुरू किया कि यहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का फिर वो एज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट पेरिस और लंदन के बाजार में अच्छी वैल्यू के साथ बिकना शुरू हुआ। आपको याद होगा हर्मिस को लेकर के वो उनके लोग या हर्मिस के उनके डिजाइनर्स आए थे, उनकी ट्रेनिंग देने वाले जो आर्टिसंस थे वो आए थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लखनऊ में बड़े पैमाने पे वो काम शुरू हो गया था। जो ट्रेडिशनल काम होता था उसको स्केल अप कर करके एक बड़ी कंपनी से जोड़ने का काम किया था। तो छोटे स्किल के लोगों को, छोटे एमएसएमईज को, छोटे कारोबार को अर्बिस जैसी कंपनी से दुनिया के लेवल पे कैसे जोड़ सकता है, उसका आपने उदाहरण दिया। मैं आपने परफ्यूम की बात की, मैं किरण जी यहां बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि परफ्यूम का शौक तब भी था या कन्नौज जाने के बाद हुआ? तब तो परफ्यूम का शौक नहीं था। हम तो वी आर ऑल स्टिंकिंग। दूसरी बात मुझे याद आ गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जो हम बात करते थे इज ऑलवेज वाज अराउंड एजुकेशन और हेल्थ। तो उन्होंने बोला एक दिन, क्या कर रहे हो? आई सेड आई मीन हेल्थ केयर। तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी कुछ करो ना, वी हैव सो मच ऑफ इश्यूज इन हेल्थ केयर। तो उन्होंने बोला गोरखपुर में देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद encephalitis. So quickly, within no time, things were set up for us. We built an application to track every encephalitis patient, and not only that, every patient. We had 15 lakh patient records at one point of time within 1 year. Or we started even giving data as to village wise. This village may you have what you call lung issues because there was a brick kiln factory. There was skin problems because skin issues tha. So क्या होता था those days? जब when you giving the supply of medicines to various PHCs, एक ही same quantity goes across to everybody. But when we started realizing this village needs more lung-related problem, this village needs more skin-related medicines. So then we were able to, ensure that the right amount of correct quantity of medicines went to the correct PHCs, not across. Interesting. And so he was always keeping a track
of what is the dashboard. Give me data on it. And we were like so close to solving things. So that's like an example of startup जो आपने किया उत्तर प्रदेश में. और बहुत इंटरेस्टिंग उसका एक चीज निकल के आई जो गवर्नमेंट की तरफ से वो गलती हो रही थी जी. और वो समझने की भी बात थी गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों को. जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन्होंने क्रिएट किया था, तो इस बीमारी के लिए लोग आ रहे हैं, ये दवा जा रही है. लेकिन मैंने कुछ जगह देखा कि बीमारी तो ये, लेकिन दवा यही जा रही है. तो मैंने पूछा कि आखिरकार हो क्यों रहा है, क्यों दे रहे हो दवाई ये? तो बोला जो गांव के लोग आते हैं वो बिना दवाई लिए जाते नहीं वापस, इसलिए जो हमारे पास दवाई है वही हम दे दे रहे हैं. तो उसका एक एडवांटेज ये हुआ कि हम लोगों ने फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, तो उसके बाद कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया और उसको हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके पूरे यूपी को कनेक्ट कर करके कहा कि जिसको जो जरूरत है दवा, वही दवा जाएगी. आप अननेसेसरी दवा न खरीदो, क्योंकि जब मरीज आएगा तो वो दवा लेकर के ही जाता है हॉस्पिटल बाहर जाना चाहता है. तो ये अच्छा एग्जाम्पल है जहां एक स्टार्टअप के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश में पॉलिसी लेवल पे बदलाव करके ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इंप्रूव करी. दैट्स सच अ गुड एग्जाम्पल. सो मैं कन्नौज पे जस्ट लौट रहा हूं एक बार और को. आपने कन्नौज की बात की. कन्नौज का हमेशा इत्र जो ऑयल बेस्ड था वो फेमस था. और मुझे याद है उस समय जब हम लोग गए थे, मुझे भी मौका मिला था आपके साथ ग्रास जाने का, वहां के मेयर ने जब बात रखी थी तो आपने वहां एक बात रखी थी कि भाई हमारे यहाँ तो ऑयल बेस्ड होता है, आपके यहाँ अल्कोहल बेस्ड होता है. और मैं आज कह सकता हूं कि अगर आज की तारीख में हम लोग देखने जाएं तो दुनिया के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे क्रिश्चियन डियोर हो, चाहे लुई विटॉन हो, अर्मेज हो, ये सब ऑयल बेस्ड परफ्यूम पे आ गए. इसकी तो मैं भी इस बार देख रहा था. तब जी. बाजार को मैंने देखा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे यहाँ होता था, ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स थे, इधर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम आपने लिए हैं वो वापस फिर उसी पर आ गए हैं. तो एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, और स्पेशली कन्नौज और आसपास जो इस बिजनेस से जुड़े लोग हैं, कि जब दुनिया में उसकी डिमांड है और कॉस्ट इतनी है, तो अगर हम वहां उस फील्ड में जाएं तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं. और ये ऐसा फील्ड है परफ्यूमरी का कि जहां किसान को सीधा लाभ पहुंचता है. तो ऑलमोस्ट एक स्टार्टअप का आइडिया है जो कि अगर आज कोई ऑयल बेस्ड परफ्यूमरी कन्नौज को इस्तेमाल करके करना चाहे तो बहुत बड़ा बिजनेस वर्ल्ड के लेवल पे डेवलप किया जा सकता है और ग्लोबली रेलेवेंट ब्रांड्स क्रिएट की जा सकती है इंडिया से. सर, जब आपने विजन की बात की, जब आपने स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी लाए, जब आप स्टार्टअप पॉलिसी लाए, देश की पहली स्टार्टअप पॉलिसी का विजन था आपका, आपने किन हिंड्रेंसेस को असेस किया? आपको क्या लगा, क्या दिक्कतें हैं, लोग किन चीजों में फंसते हैं, क्या उनको परेशानियां होती हैं, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे फियर ऑफ फेल्योर हो, चाहे एक्सेस की दिक्कत हो, चाहे जानकारी की हो, किन दिक्कतों को आपने सॉल्व करने की कोशिश की? बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं कि सोशली हैं, आपके फाइनेंशियल है, आपके ट्रेडिशनल हिंड्रेंसेस हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो रुकावटें आती हैं. लेकिन उन्हीं चैलेंज को हम लोग को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा. जैसा आपने कहा कि लिमिटेशंस के बीच में ही हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्टार्टअप है. अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कोई है. सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो स्टार्टअप एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. सबसे बड़ा हिंड्रेंस आपको क्या लगता है? पहले हम लोग अगर आज से 10-20 साल पहले की बात करें, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे, तब हम लोग अगर घर पे एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की बात करते तो शायद डांट दिए जाते. ये होता है कि भाई पहले पढ़ लिख लो, कहीं नौकरी कर लो, फिर सोचना इस बारे में. परिवार के लोग ही सोचते हैं कि रिस्क लेगा, कैसे रिस्क ले पाएगा. जी. तो सबसे पहले शुरुआत तो घर से ही कई बार होती है. तो मुझे लगता है कि वो चैलेंज हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए. तो क्यों मैसेज है जो आप माँ बाप को देना चाहेंगे, जिनके बच्चे आज स्टार्टअप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जिनके में जज्बा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं स्टार्टअप के माध्यम से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे अगर आज मिल जाए आपको? यहां पे बहुत सारे बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे इनको? मैं यही कह सकता हूं कि नए बच्चे नई सोच के साथ हैं और हम सबको मिलकर के उनका सपोर्ट करना चाहिए. उन चैलेंजेस को वो स्वीकार करें तो हमको और सपोर्ट करें. लेकिन सर एक बात, ये बात बिल्कुल ठीक है, जायज, हम सब लोग कहते हैं थ्योरी में कि भाई बच्चे को अपना पैशन फॉलो करने दो, उड़ान दो, उमंगे दो, उड़ने दो. बट ये भी डर माँ बाप को लगता है कि अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो कैसे चलाएगा, व्यवस्था कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा. उसके लिए क्या हम कोई सोशल सिक्योरिटी की बात आपके मन में है, जिससे कि हम विजन एक हमारा हो कि भाई आप करो? जैसे मैं उदाहरण देता हूं सर, मुझे लगता है गवर्नमेंट लेवल पर हम लोगों को
कोई सोशल सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म, जैसे मैं उदाहरण दूं, IIM अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक सिस्टम था कि जो बच्चा पास आउट हुआ और अगर वो उस बार प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहता है, अपना कोई काम करना चाहता है, 2 साल अपना कोशिश करे, 3 साल अपनी कोशिश करे, एंड भगवान ने करे अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो हम उसको वापस प्लेसमेंट में बैठने का मौका देते हैं। तो बच्चों की हिम्मत बढ़ जाती है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो कोई सोशल सिक्योरिटी ऐसी कोई स्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट लेवल पर हम लोग को इस तरह कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी जहां पर हम सपोर्ट करें उन्हें, हाँ, तो उसमें और रिस्क फैक्टर को हम लोग कवर कर सकें। तो सर सपोर्ट में एक तो इंश्योरेंस तरीका हो गया, लेकिन उससे बड़ा तरीका है फैसिलिटेशन, सपोर्ट करना, कि हम इंक्यूबेशन का काम, एक्सेलरेशन का काम, मे बी रिस्क कैपिटल का काम, जो आपने फंड ऑफ फंड्स बनाने का काम किया था बजट के थ्रू, हम पहले सपोर्ट हैंड होल्डिंग करें तो शायद हमारा सर्वाइवल रेट ही एंटरप्रेन्योर्स का बढ़ जाए, हाँ, हमारे स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे उस दिशा में हम लोगों ने पहले भी किया था काम, और उसके लिए बजट भी दिया था। मुझे याद है गवर्नमेंट लेवल पे हम लोगों ने उस फैक्टर को कंसीडर कर करके सपोर्ट फंड ऑफ फंड्स बनाया था। तो ऐसा अभी आपको लगता है कि कोई चीज जो आप अगली बार ईश्वर जब भी मौका दे आपको तो आप करना चाहेंगे? आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विजन इंडिया या जगह जगह जाकर के बात करने का यही हमारा मकसद है कि उन लोगों से जो सुझाव मिले, जब समय हमें मिले, मौका मिले, तो हम उनको एकोमोडेट करें उन सॉल्यूशंस को।